प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी यूजीसी नेट सेकेंड पेपर एजुकेशन पर अति नवीनतम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह दिसंबर 21 और जून 22 का मर्ज्ड साइकिल के अंतर्गत एग्ज़ाम का यह सेशन हो और यह सेशन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के होंगे। यह आपको शिफ्ट 1 के रूप में 12 दिसंबर 2022 को आयोजित परीक्षा का प्रश्न है, जो पार्ट 4 के रूप में है। इसके पहले भी आपको पार्ट 3 PYQ के रूप में प्रदर्शित किया जा चुका है। यह आपको टॉप क्वेश्चंस के रूप में होंगे। सेशन बहुत ही आनंददायक एवं इंटरेस्टिंग के साथ साथ यह परीक्षोपयोगी साबित होगा। तो प्रश्न 1 की ओर हम सब चलें। पोर्टफोलियो विकास प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? ए एकत्रीकरण, बी दर्शाना, सी लघुकरण, डी परावर्तन। What is the correct order of the process of portfolio development? A. Collection, B. Display, C. Reduction और D. Reflection। ऑप्शंस है A. ABCD, B. DA, CB, C. DCBA और D. ADCB। बढ़ते क्रम में सही क्रम कौन सा है? इसके करेक्ट ऑर्डर विकास डेवलपमेंट। पोर्टफोलियो एक ऐसा शब्द है जो शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें दस्तावेजीकरण, शिक्षक द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसका दस्तावेजीकरण का साक्ष्य प्रूफ के रूप में यहाँ प्रदान किया जाता है। इसमें छात्र रेटिंग का प्रदर्शन भी होता है। शिक्षण प्रक्रिया पर विचार करने एवं उसका बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह पोर्टफोलियो हमें सहायता प्रदान करता है। पोर्टफोलियो सहायता प्रदान करता है। इसमें एक व्यवस्थित संगठित संग्रह जो छात्र के काम का और उसके विशिष्ट अवधि का समाकलित रहता है। यह विभिन्न शिक्षण प्रक्रिया के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सबसे पहले पोर्टफोलियो विकास के लिए उसका
कलेक्शन करना यानी एकत्रीकरण। यह सबसे पहले जरूरी है। तो एकत्रीकरण हमें दिए गए ऑप्शन में ए में है और डी में है। इस प्रकार हमारा बी और सी कैंसिल, ए और डी से आगे बढ़ेंगे। तो एकत्रीकरण ए हमारा एक कथन मिल गया। उसके बाद यहाँ ए के जो एकत्रीकरण है उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन मतलब जो भेजा जा रहा है उसका रिफ्लेक्ट कहाँ तक गया, तो आपका रिफ्लेक्शन परावर्तन आपको डी, ए के बाद डी, जो कथन आपको ए डी बढ़ते क्रम में ऑप्शन डी में है, तो सही उत्तर इसका डी, सही ऑप्शन डी। उसके बाद सी यानी लघुकरण, रिडक्शन। जब रिफ्लेक्शन हो गया तब उसका रिडक्शन, और बाद में अंतिम है उसका जो प्रक्रिया वह है आपको डिस्प्ले पर दर्शाना, डिस्प्ले पर दर्शाना, अंतिम प्रक्रिया में दर्शाना। इस प्रकार हमारा हो गया ए डी सी और बी बढ़ते क्रम में विकास की सही प्रक्रिया, उत्तर डी की ओर। ये रहा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख ए अध्यक्ष होता है, बी निदेशक होता है, सी समन्वयक होता है और डी सचिव होता है। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज हेडेड बाय ए चेयरपर्सन, बी डायरेक्टर, सी कोऑर्डिनेटर और डी सेक्रेटरी। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी आपका NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको बोलते हैं NCTE, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसके जो गठन हुआ, NCTE का गठन आपको 1973 में 17 अगस्त को 17 अगस्त 1973 को गठन हुआ, और यह आपको यह आपको 17 अगस्त 1973 में गठन हुआ और 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा पड़ा हुआ। संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त हुआ 1993 में। इसका प्रमुख, इसका हेड आपको अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन इसके नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। इसमें शिक्षा से संबंधित
विभिन्न समस्याओं को समाधान करता है, सॉल्यूशन देता है। इसमें 55 सदस्यों का संबंध है, जिसमें 55 सदस्यों में आपको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव भी होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में 55 सदस्यीय इसका परिषद है, जिसमें ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी होते हैं। और इसका टाइम पीरियड जो है आपको 4 सालों का है, 4 इयर्स। यह नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अंतर्गत में है। यह 1973 के 17 अगस्त को गठन किया गया। 1993 में इसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ और इसका प्रमुख आपको अध्यक्ष होते हैं। इसमें 55 सदस्यीय हैं जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव होते हैं। यह इसका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए की ओर है। ऑप्शन ए की ओर चेयरपर्सन अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख। उत्तर का मिलान कर ले हम सब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वयं SWAYAM से तात्पर्य है। स्वयं स्टैंड्स फॉर ए स्टडी वेबसाइट फॉर ऑटोमोटेड यंग एक्टिव माइंड्स। बी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। सी स्टडी वेबसाइट फॉर एक्चुअल लर्निंग। डी स्टडी वेब्स फॉर एक्शन लर्निंग ऑफ अटेंटिव माइंड्स। आपको दिए गए ऑप्शन से चयन करना है, ए, बी, सी और डी से। डी ए है, ओनली डी, बी ओनली बी, सी ओनली ए और डी आपको ऑप्शन है, डी में है आपको ए एंड डी, ए एंड डी। तो यहाँ आपका है स्टडी वेबसाइट। स्टडी वेबसाइट्स स्वयं SWAYAM यह स्वयं आपको भारत सरकार का MHRD का एक ऑनलाइन मंच है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस मंच के अंतर्गत आपको क्लास 9 से PG तक का जो प्रोग्राम है वह ऑनलाइन के रूप में यह 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया। 9 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य सभी को ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन शिक्षण और शिक्षण के साथ अधिगम संसाधन जो वंचित वर्ग के हैं उनके लिए यह एक डिजिटल वर्क है, डिजिटल प्रोग्राम है। यह IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से
कहीं भी किसी भी जगह ऑनलाइन के रूप में हम क्लास 9 से क्लास पीजी तक का कोर्स पूरा कर सकते हैं। यह हमारा है स्टडी वेब्स, स्टडी वेब्स, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड। स्वयं का परिवर्णी है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सही उत्तर का मिलान कर ले। ये रहा हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं निःशक्तता संबंधित क्षेत्रों के वर्गीकरण का आईसीएफ प्रारूप दिया गया है। आईसीएफ फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजेबिलिटी रिलेटेड डोमेन इज गिवन बाय ए यूनिसेफ, बी यूएनसीआरपीडी, सी डब्ल्यूएचओ और डी यूनेस्को। तो इसमें आपको विकल्प के रूप में ABCD है, सही विकल्प का चयन करना है कि इसका क्या होगा। निःशक्तता डिजेबिलिटी किससे रिलेटेड है और हेल्थ, तो आईसीएफ इस डोमेन के तहत स्वास्थ्य, जहाँ स्वास्थ्य की बात है तो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको स्वास्थ्य एवं निःशक्तता क्षेत्र की प्रस्तुति दी गई है। स्वास्थ्य एवं निःशक्तता यह पूरी दुनिया में कार्य संपादित करता है, वर्ल्ड लेवल पर है यह। इसमें जो निःशक्त हो उनके, उस व्यक्ति के हाथ, पैर, नेत्र एवं उसका आंशिक घात, पार्शियल आंशिक घात में कुछ कमी या विरूपता हो, तब यह हमारा व्यक्ति को निःशक्त, ऐसे व्यक्ति को निःशक्त। तो हमारा सही उत्तर है WHO, ऑप्शन सी की ओर। यूनिसेफ, ये हमारा कह रहा है यूनिसेफ, यह है आपको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यह आपको यूएनओ का अस्थाई सदस्य है, यूएनओ का अस्थाई सदस्य है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में, यूनिसेफ 1946 में स्थापित किया गया था। बी हमारा है यूएनसीआरपीडी, यूएनसीआरपीडी। इस पर हम लोग पिछले सेशन में भी डिस्कशन किया गया है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज। यहाँ सी जो है आपको कन्वेंशन से है, यह सम्मेलन में है इसकी। यह भी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। इसमें सम्मेलन हुआ था आपको, इसे 2008 में लागू किया गया था। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज। सी हमारा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन। और डी आपका है यूनेस्को। यूनेस्को ये है आपका यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ये जो है ये आपको एजुकेशनल, एजुकेशनल एस साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड अब यहाँ सी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यह आपको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर शांति, विकास के संबंध को यह बढ़ावा देता है। इसका सहयोग, यूनेस्को का सहयोग आपको जो हमारा धरोहर है, जो हमारे पार्क वगैरह है या इमारत है पुराना, इन सब का भी संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी WHO। सही उत्तर का मिलान करें, ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यक्रम प्रारूप लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क का विशेष बल है। ए ज्ञान के प्रयोग पर, बी छात्रों को समग्र शैक्षिक अनुभव प्रदान करने पर, सी किसी विशेष अध्ययन कार्यक्रम के लिए एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को तैयार करने पर, डी किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अधिकांश पुस्तकों के बदलाव परिवर्तन पर। इंग्लिश है इसकी, द एम्फेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड ऑन करिकुलम फ्रेमवर्क इज ऑन ए application of knowledge, b providing holistic educational experiences to students, c designing a national common syllabus for a particular program of study, d changing most of books in a college or university library। तो दिए गए विकल्प ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यक्रम, यह आपको लर्निंग आउटकम बेस्ड, इसमें आपको SM कोरे महोदय ने एक पूर्व नियोजित शैक्षिक प्रक्रिया के तहत उन वातावरण को नियंत्रित करने के लिए जिनमें विशिष्ट परिस्थितियों में वह अपना इच्छित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यह कुछ पढ़ना, कुछ सीखना होता है जो आपको अनुदेशात्मक के अंतर्गत है। इसमें अनुदेशात्मक, यह अधिगम परिणाम जो आपको है परिणाम यानी रिजल्ट, अनुदेशात्मक सामग्री, अनुदेशात्मक सामग्री के गतिविधि, सूचना संसाधन एवं मूल्यांकन के लिए अधिगम अनुदेशन के लिए अधिगम अनुदेशन बदलना है।
यह मॉडल आपको डिक एवं कैरी मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो आपको 1978 में बनाया गया था। इसमें मुख्यतः 9 चरण है, जो अनुदेशात्मक लक्ष्यों की पहचान करना, 1 नंबर में है लक्ष्यों की पहचान करना। दूसरा में है आपको अनुदेशात्मक विश्लेषणों का संचालन। तीसरा है आपका व्यवहार की पहचान। चौथा है आपका उद्देश्यों को लिखना। पांचवा आपका है परीक्षण का विकास। छठा है आपका राजनीतिक विकसित करना। और सातवां है सामग्री का विकास। आठवां नंबर है आपको रचनात्मक मूल्यांकन का विकास। और नौवां है आपको योगात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक इसको भी कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन का विकास। यह 9 है। इन्हीं के तहत पूरे हायर एजुकेशन में आपको लर्निंग आउटकम क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार करना होता है। इसमें हायर एजुकेशन में लर्निंग आउटकम के आधार पर ही उसका असेसमेंट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल से जानने और समझने के तरफ ज़्यादा उम्मीद रखता है। यह लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क आपको 2018 में लॉन्च किया। यह यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्देशन में एक स्वायत्त निकाय जो टीचिंग लर्निंग फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने के लिए एवं उसके सीखने के परिणाम को बढ़ावा देने के लिए, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए एक आवश्यक स्टेप, एक आवश्यक चरण है।
तो इसमें विशेष बल दिया गया, इसमें विशेष बल दिया गया। अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यक्रम प्रारूप, या आपको ज्ञान के प्रयोग पर, ज्ञान के प्रयोग पर, छात्रों को समग्र शैक्षिक अनुभव प्रदान करने पर, समग्र, होलिस्टिक, टोटल, सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांवेगिक, सभी प्रकार के विकास के लिए वह शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर ए, ऑप्शन ए एंड बी ओनली। यह किसी विशेष अध्ययन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए नहीं है। किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अधिकांश बदलाव या परिवर्तन यह भी नहीं है। तो है क्या आपका ज्ञान के प्रयोग पर और छात्रों को समग्र शैक्षिक अनुभव प्रदान करने पर, ए और बी ओनली। सही उत्तर का मिलान ये रहा सही उत्तर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस ने निम्नलिखित में से किसे परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों के रूप में चिन्हित किया है? ए प्रजनन, बी रखरखाव, सी स्थापन, डी युवाओं का समाजीकरण और ई बच्चों की शादी करना। इंग्लिश है इसकी। डेविस हैज कैरेक्टराइज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज द मेन सोशल फंक्शन ऑफ द फैमिली? ए रिप्रोडक्शन, बी मेंटेनेंस, सी प्लेसमेंट, डी सोशलाइजेशन ऑफ द यंग वंस, ई मैरिंग मथे किड्स। ऑप्शन है आपको ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, सी ए एंड डी ओनली, डी ए बी सी एंड डी ओनली। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी और डी से। परिवार के मुख्य सामाजिक कार्य के रूप में किसने? डेविस महोदय ने। डेविस के अनुसार हमें करना है। यह आपको परिवार के ऐसे व्यक्ति के समूह से संदर्भित है जो सगोत्र, गोत्र के साथ संबंध रखते हैं, उससे वह रिलेटेड है। यह एक दूसरे के संबंधी हैं, एक दूसरे के संबंधी हैं। इसमें आपको जैविकीय संबंध, जैविकीय संबंध पर यह एक सामाजिक समूह है, यह एक सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतानें होती है पेरेंट्स। इसका उद्देश्य उसमें भोजन, प्रजनन, यौन संतुष्टि एवं समाजीकरण, यह सब आपको इसकी विशेषता है। यह आपको विशेषता में, तो हमारा सही उत्तर होगा आपको प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, रखरखाव मेंटेनेंस, स्थापन प्लेसमेंट, युवाओं का समाजीकरण सोशलाइजेशन ऑफ द यंग वंस, यह भी आपको जरूरी है। लेकिन ये जो है आपको मैरिंग किड्स, बच्चों की शादी करना, यहाँ से हमारा समाज बिखर जाएगा। बच्चों की शादी करना यह कतई उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से, ये हमारा नहीं है। तो ए बी सी एंड डी ओनली, ऑप्शन डी की ओर, ऑप्शन डी की ओर, ए बी सी एंड डी
ओनली। सही उत्तर का मिलान कर लें। ये रहा हमारा सही उत्तर ए, बी, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था? किसने अस्वीकार किया था? ए सैडलर, बी वाटसन, सी जेम्स और डी वुंड। हु रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ माइंड एंड कॉन्शसनेस एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी? ए सैडलर, बी वाटसन, सी जेम्स और डी वुंड। तो हमें सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। ये आपका वाटसन महोदय हैं। वाटसन महोदय जो वर्ष 1910 में मनोविज्ञान के मन और चेतना के विचार को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मन और चेतना को अस्वीकार कर दिया, इन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन से प्रभावित थे, ये इफेक्टिव थे। इवान पावलोव से प्रभावित थे उनके शास्त्रीय अनुबंधन पर, लेकिन मन और चेतना को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। कौन? वाटसन महोदय। वाटसन। यह है आपका वाटसन। तो हमारा सही उत्तर बी की ओर। बी हमारा सही ऑप्शन है, वाटसन। आंसर का मिलान, ये रहा सही आंसर। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतना अवस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था, किसने रिजेक्ट किया था? तो ये थे आपको वाटसन। सही उत्तर हमारा है वाटसन। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में हम सब अच्छे PYQ को लेकर उपस्थित होंगे और एक दूसरे के साथ सेशन साझा किया जाएगा। तब तक के लिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।